हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th। आज हम लोग जो पिछली बार हम लोगों ने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव कर दिया था कि डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। फिर इसी को और आगे बढ़ाते हुए दो साइंटिस्ट थे, हर्शे और चेस। हर्शे और चेस ने एक्सपेरिमेंट करके ये और फाइनल कंफर्मेशन प्रोवाइड किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। मतलब डीएनए ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिटेड होता है। हर्शे और चेस का जो एक्सपेरिमेंट था वो और लॉजिकल था। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स का यूज किया। इसके अलावा उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का भी यूज किया और उन्होंने ये प्रूव किया कि डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। ये जो हर्शे और चेस का जो एक्सपेरिमेंट है इससे रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। अगर हम लोग इसको 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 12th में बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। पिछले वर्षों में ऐसा क्वेश्चन आया था, हर्शे तथा चेस के प्रयोग को समझाइए। एक्सप्लेन द हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट। 11th वाले जो बच्चे हैं इसको इस टाइप से समझेंगे कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें 3 मेथड होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एक होती है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हिंदी में हम लोग रूपांतरण कहते हैं। एक होती कंजुगेशन, जिसको अंग्रेजी में मतलब हिंदी में उसको हम लोग संयुग्मन कहते हैं। और एक होती है ट्रांसडक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग पारक्रमण कहते हैं। तो ये हर्शे और चेस का जो एक्सपेरिमेंट है ये ट्रांसडक्शन का मतलब पारक्रमण का सबसे श्रेष्ठ एग्जाम्पल है। इसके लिए उन्होंने इन दोनों साइंटिस्ट ने 2 माइक्रोब्स यूज किए। एक माइक्रोब उन्होंने लिया बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम था एस्चेरिया कोलाई, ई कोलाई शॉर्ट में। ये एक सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है, सहजीवी बैक्टीरिया है जो हमारी इंटेस्टाइन में ही पाया जाता है। मतलब मनुष्य की आंत में जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, हमारी जो बड़ी आंत है, उसका एक भाग होता कोलान। उस कोलान वाले पार्ट में ये बैक्टीरिया पाया जाता है और ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ये भोजन को सड़ने से बचाता है। इट प्रिवेंट द फूड फ्रॉम डेसिकेशन। और ये हमारी बॉडी में जब रहता है तो जब भी बैक्टीरिया की या वायरस की बात आती तो हमारे मन में एक ही प्रश्न खड़ा होता है कि कहीं ये बैक्टीरिया रोगजनक तो नहीं है, मतलब पैथोजेनिक तो नहीं है। ये ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत यूजफुल बैक्टीरिया है। ये हमारी बॉडी के अंदर रहता है और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, और इवन नुकसान नहीं पहुंचाता और हमारे लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारी बॉडी में भोजन को सड़ने से बचाता है। इट प्रिवेंट द फूड फ्रॉम डिकेइंग। तो ये इसका रोल है हमारी बॉडी के अंदर। तो उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को यूज किया। आप सभी को मालूम है ई कोलाई जो बैक्टीरिया होते हैं ये मोनेरन होते हैं। मतलब मोनेरा किंगडम में इनको रखा गया, मोनेरा जगत में रखा गया। यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं और इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर उन्होंने दूसरा माइक्रोब इसी में यूज किया था। मैंने जैसा अभी आपको कहा कि उन्होंने 2 माइक्रोब यूज किए, 2 सूक्ष्म जीवों को लेकर एक्सपेरिमेंट करा
जो सेकंड माइक्रोब यूज करा उन्होंने बैक्टीरियोफेज का यूज करा। बैक्टीरियोफेज मतलब हिंदी में जीवाणुभोजी। बैक्टीरियोफेज जब ये इसके बारे में आता बैक्टीरियोफेज, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या समझते कि इट इज ए टाइप ऑफ ए बैक्टीरिया, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया होगा। नो, नॉट एट ऑल। ये बैक्टीरिया नहीं है, इट इज ए टाइप ऑफ वायरस। ये एक प्रकार का विषाणु है और ये एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया के ऊपर पैरासाइट होता है, मतलब बैक्टीरिया के ऊपर परजीवी होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज क्या है, तो जीवाणुभोजी की परिभाषा हो जाती है वह विषाणु जो जीवाणु पर परजीवी होता है, जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज कहलाता है। ए वायरस विच इज ए पैरासाइट ऑन बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस होता है जिसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। मैंने आपको पहले प्रीवियस जो वीडियो है उनमें भी मैंने आपको बताया था कि वायरस 3 टाइप के होते हैं। एक तो होते प्लांट वायरस, एक होते एनिमल वायरस और एक होता बैक्टीरियोफेज। प्लांट वायरस मतलब जो प्लांट के अंदर डिजीज कॉज करते, मतलब जो पौधों में रोग उत्पन्न करते, जैसे बहुत क्लासिकल एग्जांपल है टोबैको मोजेक वायरस, ठीक है, जो तंबाकू की पत्तियों को इन्फेक्ट करता है। एनिमल वायरस में बहुत सारे वायरस ऐसे जो ह्यूमन बीइंग के अंदर डिजीज कॉज करते, जैसे क्लासिकल एग्जांपल है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अभी कोविड का वायरस आया था, कोरोना वायरस, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे वायरस होते हैं जो हमारे नेचर में पाए जाते हैं और हमें बीमारियां उत्पन्न करते हैं। पर बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो पानी में पाया जाता है और पानी में रहकर ये जो पानी में पाए जाने वाले जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, जैसे विब्रियो कोलेरी है ना, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है ना, इन बैक्टीरिया को ये डिस्ट्रॉय करता है, इन बैक्टीरिया को नष्ट करता है। और फिर मैं बार बार कहता हूं कि वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल के रूप में या तो डीएनए होगा या आरएनए। बोथ आर नॉट फाउंड इन वायरस स्ट्रक्चर। मतलब या जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारी सेल में डीएनए भी है और आरएनए भी है, बैक्टीरिया के अंदर भी डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। पर वायरस के अंदर दोनों चीजें नहीं होगी, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। जो वायरस में डीएनए होगा उनमें जेनेटिक मटेरियल विल बी डीएनए, और जिनमें आरएनए होगा उनमें जेनेटिक मटेरियल होगा आरएनए। ये चीज आपको क्लियर कट होना चाहिए। और ये बेसिक बायोलॉजी है और बायोलॉजी का सबसे फंडामेंटल एस्पेक्ट है ये। अगर आपको बायोलॉजी में अगर आपको वायरस और बैक्टीरिया के बारे में नहीं मालूम है, और अगर आपको वायरस और बैक्टीरिया में डिफरेंस नहीं मालूम है, तो आप यूं मान के चलना आपका ये सब्जेक्ट का नॉलेज जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए आप समझो कि वायरस जो होते हैं वो सबसे सूक्ष्म होते हैं, मतलब वायरस से छोटा माइक्रोब्स और कुछ भी नहीं है। वायरस से छोटा माइक्रोब उसका एक पार्टिकल होता है विरियोड, ठीक है, और वायरस से बड़े होते बैक्टीरिया। तो उन्होंने 2 माइक्रोब यूज किए, जैसा मैंने अभी आपको कहा, इकोलाई बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज। बहुत ध्यान से समझना, बहुत डिफिकल्ट है, बट अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ऐसी कोई सी चीज नहीं होती जो हमें समझ में ना आए। और मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही सरल और सहज तरीके से इसको समझा दूं। बट इसको आप 1-2 बार आप लगातार इस वीडियो को देखना और फिर उसके बाद बुक पढ़ना, आपको 100% समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग ये समझते हैं फर्स्ट साइड हमारा दिमाग के अंदर हम ये इंप्रेशन क्रिएट कर लेते कि ये हमें समझ में नहीं आएगा, और जहां हमने ये साइड अपने दिमाग के अंदर बना लिया तो आपको फिर वो समझ में भी नहीं आएगा। तो आप लोग इस चीज को दिमाग से निकालो कि ये नहीं समझ में आएगा, ये 100% आएगा। और आप ये भी मान के चलोगे परीक्षा में भी आएगा, नीट की एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग कहाँ बचोगे? चलो 12वीं में आप बच गए कि 12वीं में तो हम अथवा वाला प्रश्न कर देंगे,
11वीं में हम अथवा वाला कर देंगे। नीट के एग्जाम में अथवा थोड़ी आते हैं क्वेश्चन, वहां तो एक ही क्वेश्चन आता है, उसके 4 ऑप्शन रहते हैं, और फिर दूसरा क्वेश्चन आता है वो उससे रिलेटेड ही नहीं रहता, वो अलग ही टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन। इसलिए ना नेगेटिविटी दिमाग से निकालो कि नहीं आएगा, समझ में आएगा, 100% आएगा, कॉन्फिडेंस डेवलप करो। तो मैं कह रहा था आपको कि 2 माइक्रोब यूज करा, एक तो उन्होंने बैक्टीरिया यूज करा और एक बैक्टीरियोफेज यूज करा। मैंने आपको दोनों बता दिए कि दोनों क्या है। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है और आपका बैक्टीरिया जो है वो एक मोनेरल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब बैक्टीरिया है इकोलाई। तो उन्होंने क्या करा ये समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने बैक्टीरियोफेज जो है, जब बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है तो बैक्टीरियोफेज केवल अपना जेनेटिक मटेरियल उस बैक्टीरियल सेल के अंदर डालता, बाकी सारे उसके जो पार्ट रहते हैं वो सारे बाहर हो जाते हैं, बाहर ही रह जाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बैक्टीरियोफेज की एक छोटी सी स्ट्रक्चर बना के समझा देता हूँ कि वास्तव में बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर कैसे होती है। बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है। ये इसका हेड वाला पार्ट होता है जो प्रोटीन से मिलके बना होता है। इस हेड वाले पार्ट में इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। फिर उसकी ये नेक होती है, मतलब ग्रीवा होती है, और ये होता है उसकी टेल, और इस टेल से 6 टेल फाइबर निकले होते हैं जिनसे ये बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैक करता है। अब जैसे अपन ने कहा ये बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। अब उन्होंने क्या काम करा, अब ध्यान समझना, अब आपका हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गया है। ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये ई कोलाई बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज डीएनए। ओके, और ये आपका ई कोलाई बैक्टीरिया की सेल है। वायरस होते हैं, उनकी वायरस की तो कोई सेल नहीं होती। अब ये बैक्टीरियोफेज इस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेगा। अब जब अटैक करेगा तो हर्शे और चेस ने क्या करा, हर्शे और चेस ने जो ये डीएनए होता है, इस डीएनए में जो फास्फोरस होता है, आप सभी को कल भी मैंने बताया था कि जो डीएनए होता है, डीएनए में 3 चीजें पाई जाती है, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और फास्फेट ग्रुप। तो उन्होंने क्या काम करा, डीएनए में जो पाए जाने वाला फास्फोरस है उसको उन्होंने रेडियो एक्टिव लेबल्ड कर दिया। रेडियो एक्टिव लेबल्ड मतलब उसे भारी कर दिया। आप सभी को मालूम है नाइट जो फास्फोरस होता है उसका एटॉमिक नंबर 15 होता है नॉर्मल फास्फोरस का, और जो उसका एटॉमिक मास 30 होता है। पर उन्होंने ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज करा, इस फास्फोरस का एटॉमिक नंबर तो 15 था बट इसका एटॉमिक मास 32 था। फिर जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ये जो हेड वाला पार्ट है, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन से मिलके बना होता है, और प्रोटीन में पाया जाता है सल्फर, और सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, और उसका नॉर्मल सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32। तो इसको उन्होंने रेडियो एक्टिव लेबल्ड करके इसको बता कर दिया उन्होंने 35। ऐसा उन्होंने बैक्टीरियोफेज को ऐसा डिजाइन किया, मतलब इसकी डीएनए को रेडियो एक्टिव लेबल्ड कर दिया फास्फोरस को, और प्रोटीन जो था सल्फर उसको उन्होंने रेडियो एक्टिव लेबल्ड कर दिया 35। फिर ऐसी रेडियो एक्टिवली लेबल्ड प्रोटीन से और रेडियो एक्टिवली लेबल्ड फास्फोरस से जो बैक्टीरियोफेज था, इस बैक्टीरियोफेज को उन्होंने अटैक करवाया किसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर। तो मैं अगला डायग्राम आपको बता रहा हूं कि ये बैक्टीरियोफेज जो है आपका इस बैक्टीरिया के ऊपर आप अटैक करेगा। ये ऐसा बैक्टीरियोफेज आपका ये बैक्टीरियोफेज आपका इस बैक्टीरिया के ऊपर ऐसा
चिपक गए, है ना। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ये इसका बैक्टीरिया का डीएनए अपनी जगह, ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बैक्टीरियोफेज व्हेन अटैक टू द बैक्टीरियल सेल, जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैक करता है तो वो केवल अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर डालता है। तो इस बैक्टीरियोफेज की बैक्टीरिया के ऊपर जब आक्रमण होता है, अटैक होता है, तो इसको हम जो कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज, मतलब बैक्टीरियोफेज का गुणन। तो उसके कुछ स्टेप है, चरण है। तो पहला चरण तो हो गया आपका अटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब उसका उससे चिपकना, मतलब बैक्टीरियोफेज अटैचेस टू द बैक्टीरियल सेल, ये बैक्टीरियल सेल से अटैच हो गया। फिर उसके बाद एज सुन एज द बैक्टीरियोफेज अटैचेस टू द बैक्टीरियल सेल इट लाइज, मतलब ये उसका क्या काम करता है, इट पेनिट्रेट इट्स डीएनए, ये अपना जहां पे क्या काम करेगा, डीएनए इसका डाल देगा बैक्टीरियोफेज। बाकी सारे कंपोनेंट से आसे हैं हेड, नेक और टेल रिमेन आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल, वो बैक्टीरियल सेल के बाहर ही रहेंगे। अब जैसे ही ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर जाता है तो ये डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के साथ इंटीग्रेट होता है, मतलब समाकलित हो जाता है। और उस समाकलन के दौरान क्या काम करता है, ये बैक्टीरियल डीएनए को जगह जगह पर ब्रेक करके वहां पर ये डीएनए जुड़ जाता है। अब जैसे ये तीसरी स्टेप हो गई अब आपकी। पहली स्टेप तो क्या होगी, अटैचमेंट, दूसरा पेनिट्रेशन ऑफ डीएनए, तीसरा होगा इंटीग्रेशन ऑफ फेज डीएनए विथ बैक्टीरियल डीएनए, मतलब फेज डीएनए का बैक्टीरियल डीएनए के साथ समाकलन। फिर उसके बाद अगली स्टेप में क्या काम करेगा, जब ये बैक्टीरियल सेल के अंदर चला जाएगा तो ये क्या करेगा, अपने डीएनए की बहुत सारी कॉपी तैयार करेगा और ये बैक्टीरियल डीएनए को डिसइंटीग्रेट भी कर देगा ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। ये जब इसकी एज मेनी एज सो मेनी कॉपीज प्रिपेयर्ड या सिंथेसाइज, जब बहुत सारी इसकी कॉपी बन जाएगी तो अगली फेज में क्या होगा, ये बैक्टीरियोफेज इसके डीएनए की मदद से अपने बाकी के सारे कंपोनेंट कौन से थे, जैसे अपन ने अभी कहा हेड, नेक और आपका टेल, ये सारे बना लेगा। वो सारे बैक्टीरियोफेज के कंपोनेंट बन जाएगा और हर एक के अंदर उसका डीएनए चला जाएगा। ठीक, जब इसकी बहुत सारी बैक्टीरियोफेज बन जाएगी इस बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो ये बैक्टीरियल सेल का लाइसिस करेगा, मतलब उसका लयन करेगा और उसे रप्चर करके, उसे ब्रेक करके बाहर मुक्त हो जाएंगे। कौन मुक्त हो जाएंगे, अगली फेज का डायग्राम अपन जैसे यहां बना देते हैं। ये सारी बैक्टीरियोफेज जो बन गई नई बैक्टीरियोफेज, वो सारी बैक्टीरियोफेज ऐसी फ्री हो जाएगी बाहर, सारे बैक्टीरियोफेज बाहर निकल आएंगे। ये डीएनए आ गया इनका, ठीक है ना, ओके। और इन डूइंग दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के दौरान ये बैक्टीरियल सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो यही तो अपने बताया था शुरुआत में, क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको, ए बैक्टीरियोफेज ए वायरस विच पैरासाइट ऑन बैक्टीरिया,
मतलब जीवाणु भोजी एक विषाणु है जो जीवाणु पर परजीवी होता है, मतलब वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। यही बैक्टीरियोफेज का लाभ है। गंगा एक्शन प्लान भारत सरकार ने 1951 में स्टार्ट किया था। तो वहां पर जो आईआईटी के बच्चे थे, उन आईआईटी के बच्चों ने बैक्टीरियोफेज को गंगा पानी में डाला। तो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने इसको बैक्टीरियोफेज के कल्चर को गंगा के पानी में डाला तो गंगा के पानी में के पोल्यूशन लेवल में रिमार्केबल चेंजेस आए। मतलब गंगा नदी का पानी काफी हद तक साफ और स्वच्छ हुआ। इसीलिए आपको बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है बच्चों को कि गंगा का जल लंबे समय तक रखने पर भी खराब नहीं होता। क्यों? उसका कारण है गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। और ये गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत डेवलप किया गया इन ऑर्डर टू कंट्रोल द वाटर पोल्यूशन इन गंगा रिवर वाटर। गंगा जल के में जल प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बैक्टीरियोफेज को डाला। ये बैक्टीरियोफेज ऐसे ही करता है। अब ये बैक्टीरियोफेज जब बाहर निकला, अभी अपना हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि डीएनए कैसे जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है। ये बैक्टीरियोफेज जब निकली बाहर इस बैक्टीरियल सेल से, तो उन्होंने इसका एनालिसिस किया, इसका उन्होंने विश्लेषण किया कि इसमें जो हेड वाला पार्ट है जो प्रोटीन से बना वो कैसा है। तो वो हेड जो था उसमें सल्फर था, वो नॉर्मल था, मतलब उसमें सल्फर जो थी वो 1632 थी, मतलब नॉर्मल सल्फर। और जो डीएनए था इस बैक्टीरियोफेज का उसमें फास्फोरस था 32, रेडियो एक्टिव फास्फोरस था। इससे बात ये प्रूफ हो जाती है कि डीएनए ही गया था बैक्टीरियोफेज का और वही डीएनए इन नई बैक्टीरियोफेज में आया। मतलब इस बैक्टीरियोफेज का डीएनए ही इन नई बैक्टीरियोफेज में अगली जनरेशन में गया। यही बात तो हम सिद्ध करना चाह रहे हैं कि डीएनए ही क्या काम करता है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। तो जहां पर अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता, तो जहां पर ये जो बैक्टीरियोफेज का जो हेड वाला पार्ट है, इस हेड वाले पार्ट में हमें सल्फर कैसी मिलना चाहिए थी, 35 रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ सल्फर, बट नॉर्मल सल्फर मिली हमें यहाँ पे। और जो डीएनए था उसमें फास्फोरस कैसा मिला हमें, रेडियोएक्टिव फास्फोरस, क्योंकि हमने इसके डीएनए को रेडियोएक्टिवली लेबल्ड कर दिया था। इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने प्रूफ किया कि डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है। और इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ट्रांसडक्शन क्यों कहते हैं? कि जब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डीएनए का ट्रांसफर बैक्टीरियोफेज के द्वारा होता है, तो इसको हम लोग ट्रांसडक्शन कहते हैं। ठीक है, इसकी डिस्कवरी जिंडर और लेडरबर्ग, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने की। और इस एक्सपेरिमेंट को दे नेम्ड एज ए ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। इसको पारक्रमण प्रयोग कहते हैं। इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने फाइनल कंक्लूजन दिया कि डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए अनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है, ना कि प्रोटीन। ओके, और इस में क्या क्या फेज थे, पहले ये हमने समझा बैक्टीरियोफेज जो एक वायरस है, ये बैक्टीरियल सेल है इकोलाई, है ना। इस इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर सबसे पहले ये बैक्टीरिया अटैच होएगा। अटैच होने के बाद ये अपना डीएनए उसके अंदर डालेगा, मतलब पेनिट्रेशन ऑफ डीएनए। फिर उसके बाद डिसइंटीग्रेशन ऑफ बैक्टीरियल जीनोम, मतलब बैक्टीरियल जीनोम का विखंडन होगा। फिर उसके बाद रेप्लिकेशन ऑफ फेज डीएनए, मतलब डीएनए फेज डीएनए का गुणन होगा।
द्विगुणन होगा, प्रतिकृतिकरण होगा, रेप्लिकेशन होगा, फिर उसके बाद होगा सिंथेसिस ऑफ न्यू फेजेस, मतलब नई फेजेस बनेगी, फिर उसके बाद होगा लाइसिस, मतलब नई जो ये फेज बनी है, ये फेज इस बैक्टीरियल सेल को रप्चर करके, फाड़ के, लाइसिस करके इससे स्वतंत्र हो जाएगी। इस को हम लोग कहते हैं लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो इन चरणों में बैक्टीरियोफेज के अंदर इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये बैक्टीरियोफेज के अंदर तीन तीन कॉन्सेप्ट हमारे एक साथ क्लियर हो रहे हैं इससे। एक तो आपका हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट तो हो ही गया, दूसरा हमारा ट्रांसडक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, तीसरा अगर आपसे कोई पूछे कि बैक्टीरियोफेज में गुणन कैसे होता है, हाउ डज द बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लाई, मतलब बैक्टीरियोफेज में जनन या गुणन कैसे होता है, तो ये उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन या बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल भी है। तो ये 3 in 1 है, जनरली 2 in 1 होता है, पर ये 3 in 1 है। समझ में आया? तो ये एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हर्शे और चेज ने फाइनली ये लास्ट रिमार्केबल कंक्लूडिंग रिमार्क दिया उन्होंने कि डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, और इसके लिए उन्होंने रेडियोएक्टिव सल्फर और रेडियोएक्टिव फास्फोरस, जो फास्फोरस और सल्फर के आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया गया है। आइसोटोप मतलब जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु भार भिन्न होता है, मतलब द एलिमेंट विच इज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर नोन एज आइसोटोप्स। और ये रेडियोएक्टिव आइसोटोप यूज करे उन्होंने सल्फर और फास्फोरस के। तो ये हर्शे और चेस का था। हर्शे और चेस को इस बेहतरीन एक्सपेरिमेंट के लिए बाद में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और ये लास्ट एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद ये सिद्ध हो गया कि डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आपके ग्रिफिथ ने किया था। ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को लेकर चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था। हर्शे और चेज ने बैक्टीरियोफेज को लेकर ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा। ये आपका हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, है ना, और ध्यान से खुद अच्छे समझें, और किताब को पढ़ना, किताब पढ़ोगे तो अब आपको अच्छे समझ में जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।